पंजाब से 1.5 करोड़ रुपया राजा दलीप सिंह से मांगा जाता है वॉर इंडेमनिटी का। हमने आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपको हराया, हमारा इतना खर्चा हुआ, ये आप ही को देना पड़ेगा। एंड ही डिडंट हैड, राजा दलीप सिंह के पास अंग्रेज़ों को दिया जाने वाला 1.5 करोड़ रुपया नहीं था। तो क्या करा राजा दलीप सिंह ने? राजा दलीप सिंह ने सतलुज और सिंधु नदी के बीच का इलाका, जिसमें पूरी कश्मीर घाटी थी, वो अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और अंग्रेज़ों ने 75 लाख रुपए में राजा गुलाब सिंह को पूरा का पूरा कश्मीर दे दिया। अब लाल सिंह, द पर्सन इन क्वेश्चन, उसके ऊपर एक मुकदमा चलता है और लगातार उसके खिलाफ गवाहियाँ होती हैं और लाल सिंह को दोषी पाया जाता है। अब दलीप सिंह के पास चारा है कि या तो वो लाल सिंह को सजा दे या उसकी जो पास्ट सेवाएं हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको जीवन दान दे। तो राजा दलीप सिंह ने उनको जीवन दान देना उचित समझा और उनको एग्जाइल कर दिया, उनको देश निकाला कर दिया और उनको ये निर्देश दिए गए कि वो आगरा में जाके रहेंगे। तो लाल सिंह अपने परिवार के साथ, अपने मालो असबाब के साथ, अपने साजो सामान के साथ आगरा के लिए निर्वासित कर दिए जाते हैं। 12,000 रुपया सालाना पेंशन उनको नियत कर दी जाती है अंग्रेज़ों की तरफ से। 12,000 rupees a year was a big sum in those days। 12,000 रुपया एक बहुत बड़ा रकम उन दिनों भी हुआ करती थी। सो ही वॉज एक्साइल टू आगरा, और आगरा में 2-4 साल बिताने के बाद उनकी वो आगरा की गर्मी और आगरा का माहौल उनको रास नहीं आता है और वो अंग्रेज़ सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप मुझे गर्मियों में मसूरी और सर्दियों में देहरादून रहने की इजाज़त दें। तो अल्टीमेटली 1862 के आसपास, 1856 और 62 के बीच में उनको ये इजाज़त मिल जाती है कि वो देहरादून शिफ्ट हो जाएं और मसूरी वो आ जा सकें। उनको पंजाब जाने की इजाज़त नहीं थी। ही रोड टू द रेसिडेंट ऑफ पंजाब कि मैं पंजाब जाना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये रिफ्यूज़ कर दिया गया कि वो पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन देहरादून और मसूरी में रहते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ मीन्स। रानी जिंदा को चुनार भेज दिया गया, चुनार में नज़रबंद कर दिया गया। रानी जिंदा अपनी एक दासी को अपने कपड़े पहनाकर चुनार से भागती हैं। पशुपतिनाथ को एक ग्रुप जा रहा था, उसके साथ वो नेपाल पहुंच जाती हैं। नेपाल के राणे, जब ये बात खुलती है कि रानी जिंदा आई हैं, नेपाल चूँकि राजशाही था, आज भी वहाँ लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं राजशाही हो। नेपाल के राणा ने उनके यहाँ, उनको अपने यहाँ शरण दी। अंग्रेज़ों का एक मैसेज गया कि ये भाग के आई हैं, शी इज़ ए फ्यूजिटिव, तो आप इनको अपने यहाँ शरण नहीं दें। लेकिन राणा ने कहा कि हम अतिथि की भावना को समझते हैं और हम इनको अपने यहाँ शरण दे देंगे। एक्चुअली में क्या था, अंग्रेज़ों को हमेशा से ये डर था कि रानी जिंदा जो हैं रशंस के साथ मिलकर ज़रूर कोई ना कोई खेल खेलती हैं। और जो लोग विल्सन पहाड़ी की कहानी को जानते हैं, उसमें एक प्रसंग है कि तिब्बत के किसी मेले में रानी जिंदा की मुलाकात रशिया के ज़ार के एक प्रतिनिधि के साथ हुई थी। तो अंग्रेज़ों को हमेशा ये डर था कि रानी जिंदा will join hands with Russians and will try to get the Punjab back with the help of the Russians। तो ये पैरानोया जो है अंग्रेज़ों को हमेशा से परेशान करते रहा। तो खैर रानी जिंदा जो हैं वो नेपाल से तब तक राजा दलीप सिंह मसूरी में एग्जाइल होते हुए, उसके बाद ही वेंट टू लंदन, ही वेंट टू इंग्लैंड, और रानी जिंदा भी
पीछे पीछे से इंग्लैंड पहुंच जाती हैं अपने बेटे के पास, और वहीं उनकी 1862-63 में वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो रानी जिंदा का चैप्टर वहाँ क्लोज होता है, लेकिन लाल सिंह का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। लाल सिंह जब देहरादून आते हैं और मसूरी आते हैं रहने के लिए, पैसा उनके पास खूब होता है, तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं। मसूरी में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और ये वाला जो इलाका जिसको आज हम रेस कोर्स कहते हैं, ये इलाका भी लाल सिंह जी के पास आ जाता है। और लाल सिंह चूँकि ही वॉज ए इलीट, आम आदमी से तो उनका कोई लेना देना था नहीं, तो लाल सिंह हमेशा अंग्रेज़ों के साथ ही घूमते फिरते रहते थे, उन्हीं के साथ संगत करते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड, अंग्रेज़ी बोलना अच्छे से जानते थे। और एटिकेट्स में भी क्योंकि राजमहल में इतने सालों काम किया, तो किस तरीके के एटिकेट्स होने चाहिए उन सब का उनको ज्ञान था। तो ही यूज्ड टू मीट ऑल द इंग्लिश ऑफिसर्स। और जब अंग्रेज़ों ने उनसे ये कहा कि साहब हम यहाँ पर घोड़ों की ट्रेनिंग के लिए, घोड़ों की रेस के लिए, और जस्ट फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट हम एक रेस कोर्स बनाना चाहते हैं, तो लाल सिंह ने इस अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिया, जहाँ की वो घोड़े दौड़ा सकें। और उस हाँ बस और 5-7 मिनट, और उस स्पॉट को, जो हॉर्स रेसिंग का स्पॉट है, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त कोई बहुत बढ़िया किस्म के घोड़े नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर घोड़े सेंट्रल एशिया से आया करते थे, ईरान से आया करते थे, और भारत में घोड़ों की सबसे अच्छी जो ब्रीड थी वो काठियावाड़ में ही होती थी। लेकिन वो इतना उसका ब्रीडिंग नहीं थी कि पूरे देश भर में वो आपूर्ति कर सके, उस सप्लाई को पूरा कर सके। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पंजाब में भी थी जो इन घोड़ों की ट्रेडिंग किया करती थी। गुरु अर्जुन देव ने ये सोचा कि देर सबेर सिखों को अपनी मिलिट्री माइट की तरफ जाना ही होगा। सो ही एनकरेज फ्यू कम्युनिटीज फ्रॉम पंजाब जो कि हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं, क्योंकि उनको भी लगातार अच्छे घोड़ों की आने वाले वक्तों में ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो खत्री कम्युनिटी पंजाबियों में, पंजाब के रहने वालों में, दे बिकेम वंडरफुल एंड वेरी सक्सेसफुल हॉर्स ट्रेड। तो देहरादून में रेस कोर्स हो गया। 1866 में लाल सिंह इस दुनिया को विदा कर गए, और उनके 3 बेटे थे, रणबीर सिंह, बलबीर सिंह, तेग बहादुर। रणबीर सिंह का बेटा हुआ रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह along with his family shifted to कोलकाता। उनका यहाँ कोई नाम लेवा नहीं बचा। बलबीर सिंह के कोई बच्चा नहीं हुआ, और बलबीर सिंह 20th सेंचुरी के शुरुआत में रहते हुए देहरादून में ही खत्म हो गए। स्टडी सेंटर उन्हीं के नाम से, बलबीर रोड भी उन्हीं के नाम से डान वाला घंटा घर है वो बलबीर टावर भी। और बलबीर ही एक ऐसे मात्र एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन थे जिन्होंने पीपल मंडी में सबसे पहली आइस फैक्ट्री लगाई। उन दिनों आइस फैक्ट्री में बर्फ़ की जो सिल्ली बाज़ार में बिकने आती थी, पहले नगर पालिका का अधिकारी उसको सर्टिफाई करता था कि इट इज़ इन गुड स्टेट, ये अच्छे पानी से बनी हुई है और कंज्यूम करने लायक है, तो कुछ भी पेल दो। तो अंग्रेज़ों में और चावल पॉलिश करने का काम, अनाज को पॉलिश करने का काम, पहली आटा मिल, ये बलबीर सिंह देहरादून में लेके आए। और बलबीर सिंह के रहते पीपल मंडी में ये सब काम हुए। और जो तीसरे बेटे थे तेग बहादुर,
एक रोड और है दालनवाला में। दालनवाला में 2 रोड हैं, दोनों रोड जो हैं वो लाल सिंह के बेटों के नाम पर बलबीर रोड और तेग बहादुर रोड है ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी वहाँ हुआ करती थी। और तेग बहादुर का एक लड़का हुआ कुंवर समथिंग, कुंवर मुझे नाम याद आ जाएगा। और ये कुंवर जो है ही वॉज अ मेंबर ऑफ डून क्लब। और 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उस वक्त दून क्लब में हिंदुस्तानी लोग बहुत कम हुआ करते थे। देहरादून क्लब में वेरी फ्यू। कुंवर ब्रिजभूषण हैं? फैमिली कुंवर ब्रिजभूषण फैमिली नहीं, नहीं, कुंवर ब्रिजभूषण नहीं, वो दूसरी फैमिली है। ओ ब्रिजभूषण दूसरी फैमिली है। तो कुंवर साहब जो हैं उस वक्त वो मेंबर थे। और कुंवर साहब वेंट टू हाई कोर्ट। अंग्रेज़ों ने ये तय कर लिया कि इसको बंदर बांट कर लेंगे, इसको बेचते हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं, है ना। 6 लाख रुपए में सौदा भी हो गया था। कुछ मेंबर चले भी गए थे और जो रह गए थे उनका भी 6 लाख रुपए हाथ लगेंगे, बॉस आपस में बांट लेंगे और अपना फिर इंग्लैंड चले जाएंगे। लेकिन कुंवर को ये खबर लगी कि ऐसा होने जा रहा है, एंड ही वेंट टू हाई कोर्ट एंड ही गॉट द स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर डील। और उन्होंने वापस देहरादून क्लब को हिंदुस्तान के हाथ में लाने का काम किया। तो ये तो थी लाल सिंह की कहानी। अब यहाँ पर रेसिंग क्लब चलने लगा, है ना। अब देहरादून जब तक ये सब हुआ तब तक इस पूरे इलाके में पानी के 2 सोर्स हो गए। कौन कौन से? एक तो ये नहर है, एक सोर्स और है पानी का, नहीं